बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत जो है वो क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत हम दो तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना, और दूसरा हम इसमें करेंगे जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की हद का तयन करना। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो इसकी सिमत के बारे में बात करते हैं कि इसकी सिमत की पेशगोई जो है वो कैसे की जा सकती है। यहाँ पर साथ में मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। सिमत की पेशगोई करना। पेशगोई कर सिमत की पेशगोई फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कर सकते हैं जी। पहले मैं एक बात का यहाँ पर जिक्र करता हूँ कि सिमत की जो पेशगोई है वो हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं बिटवीन क्यूसी एंड केसी। कि क्यूसी और केसी की वैल्यू को कंपैरिजन करके, मुआवजा करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब क्यूसी क्या चीज़ है जी? क्यूसी हमारे पास है रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यूसी हमारे पास है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट से मुराद होती है जी मिकदार, और केसी से मुराद ये हम पहले भी जानते हैं, ये वाली चीज है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट्स मीन कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू की कंपैरिजन से हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कर सकते हैं। अब क्यूसी जैसे कि हमने कहा रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी मिकदार है, और मिकदार हम किसी भी लम्हे जो है वो नहीं ले सकते। किसी की वैल्यू तो तब आएगी जब वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम की हालत में वो रिएक्शन मौजूद नहीं है या नहीं पहुंचा, उस इक्विलिब्रियम की हालत से पहुंचने से पहले अगर हम उसकी मिकदार का तयन कर लेते हैं, इट्स मीन वो हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एक रिएक्शन हमारे पास चल रहा है, जनरल रिएक्शन है जी, जिसमें अगर मैं ये कहूँ ए और बी ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं सी प्लस डी। तो अब ऐसी सूरत में अगर ये वाला रिएक्शन मैं कहूँ ये 10 मिनट में जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच रहा है, इसको इक्विलिब्रियम की पहुंचने में, इक्विलिब्रियम अटेन करने में 10 मिनट लगते हैं। अब अगर 10 मिनट से पहले मैं इसके मिकदार का तयन करना चाहूं, यानी मैं सेम, हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट सेम तरीके से मालूम किया जाता है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम की हालत से पहुंचने से पहले अगर निकालूं तो वो मेरे पास वैल्यू होगी जी रिएक्शन कोएफिशिएंट की। मिसाल के तौर पर अब इसको एक मिसाल के साथ जो है वो हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास हो जी हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट देते हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके लिए जो केसी की वैल्यू है, केसी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी 57, और इसके लिए टेम्परेचर है जी 700 केल्विन का, यानी केसी की वैल्यू 57 है और टेम्परेचर जो है वो 700 केल्विन का है। यानी इसकी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास आती है, ये हमारे पास जो है ये 57 इसकी वैल्यू है। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, फर्ज करें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंचता है जी 10 मिनट बाद, यानी इक्विलिब्रियम ये अटेन करता है 10 मिनट बाद। 10 मिनट से पहले मिसाल के तौर पर मैंने 3 मिनट के बाद उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो ली। अब 3 मिनट के बाद जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन मेरे पास आ रही है,
इसमें मेरे पास अगर मैं कहूँ जी कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेरे पास है, यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये मेरे पास है जी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उस वक्त आयोडीन की कंसंट्रेशन मेरे पास है, यानी I2, इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास है ये है जी 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो मेरे पास है जी 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर इनकी कंसंट्रेशन के साथ नीचे वाली साइड पर यहां पर मैं वर्ड जो है वो टी लिखूंगा। यहां पर टी से मुराद है जी टाइम, यानी वो वक्त जिसमें ये कंसंट्रेशन ली गई। जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं 3 मिनट के बाद ले रहा हूं, सो यहां पर टाइम हमारे पास कितना होगा जी, टाइम हमारे पास होगा जी 3 मिनट का। अब इससे पहले मैं ये भी कह चुका हूं कि ये रिएक्शन जो है वो कितने मिनट में पहुंचेगा जी इक्विलिब्रियम की स्टेट में, इक्विलिब्रियम की हालत में ये 10 मिनट में पहुंचेगा। और मैं कंसंट्रेशन किस वक्त ले रहा हूं जी, मैं ले रहा हूं जी 3 मिनट के बाद। सो अब ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास होगी जी, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी। सो यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं जी, और अब जो है वो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो हम यहां से निकाल लेते हैं। सो यहां से रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो अगेन मेरे पास होगी जी वैल्यू QC, यहां पर मैं लिखूंगा जी QC, सेम निकाली उसी तरह से जाएगी। ये भी रेशियो है जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 हैं सो इसकी पावर में चले जाएंगे, ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एंड आयोडीन इसकी कंसंट्रेशन। अब इनमें जो इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। सो इनमें अगर इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करें तो यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो हमने यहां से मालूम की वो हमारे पास है जी 0.40, इसका हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर, ओवर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेरे पास है 0.10 और इसी तरह से आयोडीन की कंसंट्रेशन है 0.20। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहां से मेरे पास जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आती है वो आती है जी 8। सो यहां से QC की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। सो अब मेरे पास यहां पर 2 वैल्यू जो है वो मौजूद हैं, एक रिएक्शन कोशेंट यानी QC की वैल्यू जो कि मैंने 3 मिनट के बाद निकाली, और एक मेरे पास है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यानी KC की वैल्यू जो कि मेरे पास है 57। अब अगर आप इस 57 वैल्यू को देखें और इस QC की वैल्यू को आपस में कंपैरिजन करें तो हम यहां से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो QC की वैल्यू जहां आ रही है वो 8 आ रही है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 57 है। सो QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज्यादा है। सो अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ज्यादा हो तो इट्स मीन रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम हासिल नहीं किया, यानी हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं। सो यहां पर जो है वो हम इसको जो है वो मजीद वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं, यहां तक जो है वो इसको ले जाते हैं जी। सो ताकि हमें ये ऊपर वाली वैल्यू भी जो है वो नजर आती रहे। सो अब हमने क्या कहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है जी कि हमारा जो KC की वैल्यू है, चलिए सॉरी QC की वैल्यू के साथ जो है वो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जी QC इसकी वैल्यू है जी लेस देन KC। QC की वैल्यू कम है, किससे कम है जी, KC की वैल्यू से। अब इसको इसी तरह से समझ लें, हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो इसको यहाँ पर देख लेते हैं जी कि अगर ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट जो है वो C हो और ये वाला पॉइंट जो है ये B हो।
यहाँ से 3 लोग जो हैं वो दौड़ना शुरू करें, एक बंदा 1 है, एक 2 है और जो है वो एक 3 है। अब टाइम स्टार्ट हो जाता है जी। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो जो पहला बंदा है वो यहाँ से दौड़ता है और टाइम खत्म होने पर ये यहाँ पर पहुंचता है। दूसरा बंदा जो दौड़ता है वो टाइम खत्म होने पर यहाँ पर पहुंचता है और तीसरा बंदा अगर दौड़ता है तो वो टाइम खत्म होने पर यहां तक पहुंचता है। इन तीनों को हमने टाइम दिया 3 मिनट का, फर्ज करें तो टाइम खत्म होने तक ये वाले जो है वो इन पॉइंट पर पहुंचे। अब अगर मैं इन तीनों को हम ये कहें कि तीनों जो है वो अपने इस सेंट्रल पॉइंट पे आ जाए, तीनों जो प्लेयर हैं वो अपने इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है वो आ जाए, यानी जिसको मैंने ग्रीन लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, थोड़ी जो है वो को डार्क करके मैं बना रहा हूँ जी, कि इस जो है वो ग्रीन लाइन पे आ जाए। तो अब क्या होगा जी, जो हमारे पास पर्सन 1 है वो किस तरफ को मूव करेगा, वो आगे की सिमत को मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। और जो दूसरा पर्सन है ये इस सेंट्रल पॉइंट पर आने के लिए पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जबकि जो पॉइंट तीसरा बंदा है जी उसको किसी तरफ भी नहीं मूव करना पड़ेगा। सो अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली जो वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू ये QC की वैल्यू है, यानी यहां पर जो खड़े हैं ये QC है, और ये वाली वैल्यू जो K हमारे पास C के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये KC की वैल्यू है। सो इट्स मीन अगर QC की वैल्यू कम हो एज कंपेयर टू द QC तो डायरेक्शन हमारा किस तरफ को मूव करेगा जी, डायरेक्शन हमारा मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को। यानी अब अगर QC की वैल्यू कम हो KC की वैल्यू से तो आपका डायरेक्शन जाएगा जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यानी अगर QC की वैल्यू कम हो तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए उसको मूव करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक इसमें मजीद प्रोडक्ट जो है वो ना बन जाए। इसको हम यहां से यूं करके जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम इसको इस तरह के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि QC की वैल्यू जो है वो छोटी है और KC की वैल्यू जो है वो बड़ी है। सो अगर QC की वैल्यू छोटी है और KC की वैल्यू बड़ी है तो डायरेक्शन किस तरफ को होगा जी, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को होगा। यानी ये वाला जो है ये मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है ये मूव करेगा। इसी तरह अगर हम दूसरे के ऊपर जो है वो आए, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, यहाँ पर इसको जो है वो रख लेते हैं जी। अब दूसरे में अगर हम ये कहें कि हमारा जो QC की वैल्यू है, QC यानी डायरेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ KC। ये दूसरे वाला केस है जी कि अब डायरेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई और ये जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है यानी KC की वैल्यू है ये कम है, तो डायरेक्शन को किस तरफ को मूव करना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा। यानी ये बैकवर्ड के अंदर जो है वो डायरेक्शन चलेगा, यानी पीछे की सिमत में जो है वो ये डायरेक्शन मूव करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जी इस तरह के साथ कि अब हमारा डायरेक्शन किस तरफ को चलेगा, ये एरो के साथ जैसे शो हो रहा है जी, ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है जी। सो ये वाला डायरेक्शन हमारा मूव करेगा जी राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करेगा। यहां पर भी टी लिख लेते हैं जी, सॉरी यहां पर हमने टी नहीं लिखा जी राइट का। सो ये मूव करेगा राइट टू लेफ्ट की तरफ। और अगर तीसरा केस हो जी जिसमें QC और KC की वैल्यू बराबर हो, नहीं यहाँ पर हम इसको भी जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी कि जब आपका QC ये बराबर हो जाए वैल्यू KC के, नहीं ऐसे ये पॉइंट C पर है, तीसरा बंदा है जी जो कि किसी तरफ भी नहीं मूव करेगा, ये पहले ही सेंट्रल पॉइंट पर के ऊपर जो है वो मौजूद है। सो इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं यहाँ पर। सो अब क्या होगा जी कि ऐसी सूरत में आपका डायरेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर
मौजूद होगा। सो ये था जी, हमने जो है वो इसमें डिस्कस किया जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, जिसमें हमने कंपैरिजन किया बिटवीन डायरेक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और इनको कंपैरिजन करते हुए हमने 3 केसेस जो है वो डिस्कस किए कि किस तरीके के साथ हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई जो है ये कर सकते हैं। सो अब आते हैं जी इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, अगले पेज पे चलते हैं जी, जो कि हमारे पास है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की हद की पेशगोई, या हम यहां पर लिख लेते हैं जी रिएक्शन की हद, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की हद जो है, या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसके भी 3 केसेस जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। पहला हमारे पास है जी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, लार्ज वैल्यू या लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यानी केसी की बड़ी अददी वैल्यूज के लिए। केसी अगर हम यहाँ से जो है वो एक सिंपल सा इसमें जो है वो लिखूं, जो कि हम पहले भी 12 दफा लिख चुके हैं कि केसी बराबर होता है जी प्रोडक्ट केसी बराबर है जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो अगर आप यहां से देखें तो केसी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है प्रोडक्ट के। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है जी कि केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। सो इट्स मीन अगर हम यहां पर इस केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यानी केसी की बड़ी अददी वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब ये है जी कि इस वाले में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, यानी इस वाले रिएक्शन में ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट होंगे जी, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, यानी ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मौजूद होंगे। और इसमें रिएक्टेंट जो क्या होंगे जी, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल होंगे, रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। यानी रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर होंगे और प्रोडक्ट की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम ये कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवाएं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो ये रिवर्सिबली अगर ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो इसके लिए हमारे पास जो Kc की वैल्यू होगी जी, Kc इज इक्वल टू ये होती है जी 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 22। सो Kc की बहुत बड़ी वैल्यू है जी। सो ये Kc की बड़ी वैल्यू है, सो इट्स मीन यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद होंगे, जबकि रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर होंगे। सो इसकी दूसरे केस की तरफ आते हैं जी, इसको ऊपर की तरफ जो है वो हम कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको ले जाते हैं। सो दूसरा है जी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। सो सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, यानी Kc की छोटी अददी वैल्यू के लिए। अगर Kc की छोटी अददी वैल्यू होगी, जैसे कि हमने पहले ये हम ऊपर जिक्र किया कि यहाँ पर Kc जो बराबर है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, जैसे यहाँ पर P के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, और रिएक्टेंट को मैं R के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या जी, हम क्या कह रहे हैं जी कि हमारे पास यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है वो छोटी है। अगर Kc की वैल्यू छोटी है तो इट्स मीन प्रोडक्ट हमारे पास कम है, तो ज्यादा तादाद के अंदर हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है जी, रिएक्टेंट मौजूद है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं
कि थोड़ी सी मिकदार का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने से इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। सो यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं जी कि इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं जी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश with very small conversion of reactant को जस्ट आर के साथ टू प्रोडक्ट, यानी इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे और उन्हीं के दरमियान में जितनी प्रोडक्ट में चेंज होंगे जी उन्हीं के दरमियान में इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो ऐसी सूरत में रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो कम होती है। सो यहाँ पर मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर मज़ीद लिख सकते हैं जी कि द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट आर अगर आप मज़ीद यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं जी कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास अमोनिया है 2NH3, जब आप इसको तोड़ोगे रिवर्सिबली तो ये हमारे पास चेंज होगा जी नाइट्रोजन में और साथ में हाइड्रोजन जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी। सो इसके लिए हमारे पास Kc की जो वैल्यू है वो है जी 3 × 10⁻⁻⁹। अब -9 इसका इट्स मीन ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। सो ऐसे रिएक्शन में प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है जबकि रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। सो अब आते हैं जी थर्ड केस की तरफ। इसका थर्ड केस हमारे पास है जी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी थर्ड केस है जी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉट लार्ज, यानी इसकी वैल्यू ना जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी हो। सो इट्स मीन अगर ये वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो तो इसका मतलब ये है जी कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है, या आपका जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो मौजूद है, जिसमें ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो एक जैसी है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास N2O4, अगर आप इसको जो है वो डिकम्पोज करते हो तो ये हमारे पास चेंज होता है जी 2NO2 में। सो यहाँ पर आपके पास Kc की वैल्यू आएगी 0.211। सो ऐसी सूरत में Kc की वैल्यू जो है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी है सो ना बहुत ज़्यादा छोटी है। सो इस तरह से आप रिएक्शन की हद के बारे में तयन जो है वो कर सकते हैं Kc की वैल्यू को देखते हुए। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें रिएक्शन की सिम्मत यानी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात की और सेकेंडली हमने जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।